वेलकम टू एस्ट्रो दीक्षाला। आज मैं राहु और वीनस यानी राहु और शुक्र के कंजंक्शन युति के बारे में बात करूंगी। अब इनका जो युति होता है, इनका जो संबंध होता है, वो पहली बात तो सिर्फ कंजंक्शन के बेसिस पे नहीं होगा। यहाँ पर उनके योग आपस में बन सकते हैं किसी भी तरीके से, जो मैं यहाँ पे बताऊँगी। अब उसका क्या मीनिंग होता है, जिनके भी चार्ट में बनता है उनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये कंजंक्शन इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जब भी हम राहु और शुक्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखने की बात है कि जब भी आप इनकी युति देखो तो आप इस तरीके से देखो उनके संबंध को, या तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हो एक ही घर में। अब जब आप ये देखते हो तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका जो डिग्री डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 15 डिग्री से ज़्यादा अगर हो जाए बहुत, तब इनकी युति बहुत ही कमज़ोर होती है। तो उस केस में अगर कोई और प्लैनेट की दृष्टि पड़ जाए या कोई और हो जो उसके ज़्यादा डिग्री वाइज पास हो, तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसका हावी हो जाएगा वो वाला रिज़ल्ट इस रिज़ल्ट पे, तो वो स्ट्रॉन्ग देगा। पर कई बार क्या होता है कि भले ही युति कमज़ोर हो पर कोई और प्लैनेट दृष्टि नहीं करता, किसी और का कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं होता, तो भी थोड़ा बहुत ही सही पर आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। तो बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि अगर इसकी युति 15 डिग्री से ज़्यादा, मतलब जो डिफरेंस है डिग्री की वो 15 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसे कमज़ोर मानोगे कि ये दोनों बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका रिज़ल्ट आपको 100% ऐसा ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत मैटर फिर करेगा कि किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो आपको चेक करना है। अब ये तो हो गया कंजंक्शन की बात। दूसरी, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, जब राहु और शुक्र एक दूसरे के ट्राइन में बैठे हो। राहु का जो एस्पेक्ट होता है वो अपने से पंचम और नवम भी होता है। तो जब ये ट्राइन, ऐसे भी जब ट्राइन होते हैं तो इनका रिलेशन बनता है, बट ट्राइन में राहु की दृष्टि पड़ती है। तो जब भी राहु और शुक्र आपस में ट्राइन में बैठे हो, जैसे अगर राहु यहाँ है तो शुक्र यहाँ है, राहु अगर यहाँ है तो शुक्र यहाँ पे है, मतलब किसी भी त्रिकोण में ट्राइन में बैठे हो जहाँ राहु का पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि या फिर शुक्र पर पड़ता हो, तो इसे हम एक तरह से दृष्टि का संबंध कहेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर भी मिलता है, बहुत स्ट्रांग मिलता है, पर ये दृष्टि संबंध होता है। तो यहाँ पर ये इच्छा के ऊपर आधारित होता है, मतलब उन चीज़ों से जुड़ी हुई इच्छाएं आ जाती हैं इंसान के अंदर, शुक्र से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शुक्र के साथ कोई और प्लैनेट है जो बैठा हुआ है, जो उसके साथ जो स्ट्रॉन्ग है, कनेक्टेड है, तो उसका रिज़ल्ट हावी हो सकता है इस रिज़ल्ट पे। अगर ये ट्राइन पे बन रहा है आपके, तो आपको ये देखना है कि अगर ट्राइन पे बन रहा है तो कोई और ग्रह है जो उसको ओवर पावर कर सकता है या उससे डिफरेंट रिजल्ट देने का पावर या कैपेबिलिटी रखता हो। तो डिपेंड करता है कौन सा ग्रह है जो, अगर ये दृष्टि संबंध है, कौन सा ग्रह दूसरा है जो देख रहा है, और वो क्या इसके रिजल्ट को एम्पलीफाई कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है। वो डिपेंड करता है उस प्लैनेट के नेचर पे। जैसे अगर गुरु होगा तो ऑफ कोर्स वो उसको रिड्यूस करेगा इसके इम्प्लीफिकेशंस को, राहु के। बट अगर कोई और प्लैनेट है, जैसे कि अगर मंगल है, तो रैदर वो एक्शन और ज़्यादा उसमें दे सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग भी है जो देख रहा है, किस तरीके का चीज़ लाने वाला है। तो ये एक तरह है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये तो हो गया कि आपको देखना कैसे है, अब इसका रिजल्ट क्या मिलता है। अक्सर अब देखिए यहाँ पर ना, ये जो राहु शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहले तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको बहुत ज़्यादा, जिनके भी चार्ट में होता है, पैसे बहुत देता है। यानी इनको पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी इनको कभी भी रिसोर्सेज की कमी महसूस नहीं होगी। अगर होगी तो इनको कहीं ना कहीं से आ जाएगी। ये मैं तब बता रही हूँ जब ये सबसे वीकेस्ट हो, सबसे पावरफुल ना बना हो, तो भी ऐसा होता है। पर अगर इसमें आपको देखना है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, मतलब आप कितने ज़्यादा वेल्दी हो सकते हो, तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि अगर आपका शुक्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा हो, यानी शुक्र को बल मिल रहा हो, शुक्र ऐसे वो जो साइन हो जहाँ प्लेस्ड हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो उसका मित्र हो या ओन साइन हो, एग्जॉल्टेड है। और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा क्या है ना, एग्जॉल्टेशन से ज़्यादा जब शुक्र डेबिलिटेड होता है, ठीक है, नीच का होता है, तब ज़्यादा पैसा देता है।
तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि अगर शुक्र बुध से जुड़ा हुआ हो कहीं पर भी यहाँ पर, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे। दूसरा, आपको ये देखना है कि जो शुक्र है उसका षडबल कितना है, मतलब शुक्र को बल मिलना चाहिए। अगर शुक्र बली है तो ये आपको वेल्थ ज़्यादा देगा, क्योंकि डायरेक्शन सही होगा आपका। इवन जहाँ पर बन रहा है उसका डिस्पोजिटर जो है, यानी जिस घर में बन रहा हो, मान लो कि ये इस घर में बन रहा है, तो इसका जो साइन लॉर्ड है वो अच्छे से प्लेस्ड हो, यानी वो स्ट्रॉन्ग हो, और उसे मतलब वो उस तरीके से प्लेस्ड हो जहाँ पर वो एफ्लिक्टेड ना हो, तब ये आपको पैसा ज़्यादा देगा। मैं ये नहीं कह रही कि अगर ना भी हो तो भी ये कॉम्बिनेशन देता है, पर ये ज़्यादा तब देता है जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो मैं बता रही हूँ। पर ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम वेल्थ तब देता है, ठीक है। अब ये तो मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, सेकेंड, बट थर्ड वो आता है जब आपको अगर ये जानना है कि एक्सट्रीम वेल्थ कब आ सकता है इस कॉम्बिनेशन में, तो आपको ट्राइन देखना ज़रूरी है, यानी लग्न लॉर्ड, आपका 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, अगर ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपको एक्सट्रीम वेल्थ देता है, बहुत ज़्यादा पैसा देता है। अब ये तो रही कि मनी पर्सपेक्टिव से चीज़ें। दूसरा यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप राहु को देखते हो, शुक्र को देखते हो, अब यहाँ राहु जो है ना एम्पलीफाई करता है, ठीक है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चीज़ें व्यक्त होती है, दिखती है शुक्र से जुड़ी हुई, वो चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है। तो यहाँ पर ये इंसान जो होते हैं ना, इनका थॉट्स, इनकी सोच बहुत ज़्यादा जाती है लग्जरीज़ पे, ब्यूटीफुल चीज़ों में, क्लोथिंग में, कि वो कितने सुंदर दिखे, अच्छे से दिखे, यानी जो इवन जो किस तरीके से हर, और उनका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, यानी एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, यानी ये सारी चीज़ों में उनका ध्यान बहुत ही ज़्यादा जाता है, और वो उन चीज़ों को बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में लेते हैं। मतलब जो आपको लग रहा होगा कि लोग जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं ये वही ट्रेंड फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। इनका जो ट्रेंड होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, इनके पर्सपेक्टिव से होता है, और ये उसमें बहुत ही यूनिक और अपना एक टेस्ट रखते हैं और उसी को फॉलो करना पसंद करते हैं। तो एक रिफाइनमेंट होती है, रिफाइनमेंट मिलेगी आपको इनके टेस्ट में। तो इस तरीके से इनका चीज़ होता है, और ये ट्रेंड सेट करने का काम करते हैं, ना कि ट्रेंड को फॉलो करने का। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है हमको, जो कि मनी पे भी था। तो इस पर्सपेक्टिव से ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर दूसरा जो एक और चीज़ आता है कि अगर जब हम ये बात करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन राहु शुक्र का, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाता है इस इंसान को जिसके कुंडली में ये योग बनता है, यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना। पर जो मैंने देखा है लगभग यहाँ पर ना जो फीमेल होती है, ठीक है, उनके चार्ट में जब राहु शुक्र बनता है तो वो अट्रैक्टिव ज़्यादा होती है। ओके, मतलब उनका अट्रैक्टिव होने का मतलब वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, यानी कहने का मतलब है कि उनका जो एक बॉडी स्ट्रक्चर होगा, इवन जो उनका पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक होगा, मतलब लोग इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आइज़, अट्रैक्टिव फेस होगा उनका। पर ये फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, इवन जो मेल्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है। बट फ़र्क क्या है ना कि जब लड़कों के बारे में जब बात आती है तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मार्स भी देखना होता है। तो मैंने ये देखा है कि जब मार्स सही ना प्लेस्ड हो, एफ्लिक्टेड हो, एंड वो उतना सपोर्टिव ना हो लगने का, तो ये लड़कों को उतना अट्रैक्टिव नहीं बनाता, भले ही ये कॉम्बिनेशन हो फिर भी, क्योंकि लड़कों का जो फिगर है एंड इवन जो उनका फेस स्ट्रक्चर है वो मंगल से ज़्यादा डिनोट होता है, यानी मंगल ही उस फिगर को डिनोट करते हैं। तो इसीलिए उनका मंगल देखना ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन इट कम्स कि उनके फिजिकल स्ट्रक्चर, अट्रैक्टिवनेस को देखने की बारी जब आए। लेकिन जब फीमेल की बारी आती है तो शुक्र उनको गवर्न करता है। तो ये जो मैंने अट्रैक्टिव होने की बात कही है ये ज़्यादा लागू फीमेल्स पे होता है जब राहु शुक्र का युति हो। मेल पे भी होगा अगर मंगल भी सपोर्टिव हो अट्रैक्टिव फिगर को लेके, तो वरना ये उतना अच्छा रिजल्ट अट्रैक्टिव में, मतलब जस्ट बिकॉज राहु शुक्र का युति है तो लड़कों में वैसा हो जाए ऐसा नहीं दिखता, अनटिल मंगल भी सपोर्ट करे। तो ये देखना ज़रूरी है।
इसके बाद जो एक सबसे अलग चीज़ आती है, जो अब लास्ट में जाके, जो मैंने अभी पॉजिटिव चीज़ें बोली, इसके बाद में एक ऐसा चीज़ बोल रही हूँ जो कि सुनने में तो नेगेटिव लग सकती है, जो कि है कि जब राहु शुक्र की युति होती है तो ये आप समझिए कि सबसे पहले कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चश्मा पहना है, अब अगर मैं चश्मा उतार दूँ तो, और अगर मैं किसी दिए को देखूँ, ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं खुद, ऑफ कोर्स अगर आप दिए को देखोगे, चश्मा उतार के देखोगे, तो आपको दिए की जो लौ है या कोई भी चीज़ है धुंधला दिखती है। पर धुंधली कैसी दिखती है? जैसे लौ को देखोगे तो वो 2, 3, 4, 5 दिखने लग जाएगी आपको, बट जबकि है तो लौ एक ही। वाई? बिकॉज आपका फोकस नहीं है। तो जब आपका फोकस पॉइंट नहीं होता, अब चश्मा निकाल के देखते हो तो आपको वहाँ पर जो है वैसा नहीं दिखता। फोकस ना होने की वजह से आपको अलग अलग बहुत सारी दिख रही होती है वहाँ पर चीज़ें, जबकि वो एक ही होती है। एक ही चीज़ आपको कहीं दिख रही है, ठीक है। तो एक दिए की लौ आपको कई सारी दिख रही है, तो वो धुंधलापन आता है। पर जब आप चश्मा पहन के देखते हो तो आपका फोकस बनता है, तो आप परफेक्टली देख सकते हो कि वो एक है, मतलब आपको सत्य दिखता है। उसी तरीके से ना, जब राहु आता है ना शुक्र के साथ, तो ये इल्यूजन पैदा करता है। यानी आप समझो कि राहु शुक्र के साथ आना मतलब चश्मा उतार कर चीज़ों को देखना, एक तरह से कि अब आपको हर चीज़ वो दिखेगी जो नहीं एग्जिस्ट कर रही है। मतलब दिए की लौ भी आपको 5 दिखेगी जबकि है एक। तो आपको चीज़ें ऐसी दिख रही है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर आपको वो वैसी दिख रही है बिकॉज आपका फोकस नहीं है वहाँ पर। आपका फोकस सही डायरेक्शन में नहीं पड़ रहा है, एक मतलब कह सकते हैं स्कैटर्ड है। तो जब स्कैटर्ड होता है चीज़ें, फोकस नहीं होती है, तो स्कैटर्ड थॉट्स, स्कैटर्ड चीज़ों में आप सही देख नहीं पाते। तो यहाँ पर इसके वजह से क्या होता है कि सबसे पहले तो ऐसे लोग, जैसे जब राहु शुक्र बोलते हैं लोग बोलते हैं चीटिंग होता है, बट सबसे जानने वाली बात होती है, समझने वाली बात होती है, राहु शुक्र सबसे पहले तो आपको जिस भी कुंडली में ये होता है, वो सबसे पहले उन इंसान को ऐसा बना देता है कि वो हमेशा ऐसे पार्टनर्स को चूज़ करते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते। यानी ये खुद ऐसे पार्टनर्स को चूज़ करेंगे जो इनके साथ चीटिंग करेंगे, जो इनको सही ट्रीट नहीं करेंगे। यानी ये खुद ऐसे पार्टनर्स चूज़ कर लेते हैं। तो इनका खुद का कैसा होता है माइंडसेट, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। बट ये खुद, ठीक है, तो ये दिखाता है कि ये अट्रैक्ट करते हैं ऐसे पार्टनर्स जो इनके लिए सही नहीं होते, रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनको चीज़ें सही नहीं दिख रही है। ये इल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हैं, इनको परफेक्ट दिख नहीं रहा है। अब ये चूज़ भी ऐसे ही कर रहे हैं बिकॉज उसका रीज़न है, बिकॉज ये योग क्या बनाता है कि पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर देता है। अब जब बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है, इच्छाएं ज़्यादा होती है, स्पेशली मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, तो आप उस इच्छाओं की वजह से इतना ज़्यादा उन चीज़ों में सोचते हो कि आपका जो एक्चुअल में देखना चाहिए किसी पार्टनर को सिलेक्ट करते टाइम, वो मिस कर देते हो। तो होता ये ना कि इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। यानी ये इनको प्यार में ऐसा चीज़ें होती है कि पहली बात तो ये सरेंडर नहीं कर पाते अपने आप को पूरी तरीके से, क्योंकि इनको बेटर 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 चाहिए होता है कि कुछ कमी दिखी क्रिटिकल, अब ये नेक्स्ट इनको मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बेटर की तरफ जाएंगे। अब हालांकि बात ये कि ये चूज़ भी ऐसे इंसान करते हैं जिनको कोई भी जस्टिफाई कर सकता है कि जिन्होंने इनको चूज़ कर रहे हैं कि हाँ मतलब वो इंसान इनके साथ चीट करेगा, तो अब ये भी एक तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि इनको आगे बढ़ना ही चाहिए। पर ये खुद उन लोगों को चूज़ करते ही क्यों है? सब तो नहीं करते, पर ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से इनको क्योंकि राहु वो जो इल्यूजन है उसकी वजह से इनको प्यार का रियल मतलब नहीं पता होता। मतलब इनको वो समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन का एक स्टेट इनके पास हमेशा रहता है कि प्यार होता क्या है। इनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये अट्रैक्शन जो है यही प्यार है, पर वहाँ पर सरेंडर किया जाता है, झुका जाता है, जो कि इनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें ये ऐसा समझते हैं कि अच्छा इन्हें सामने वाले को जो भी इन्हें चाहिए वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, सारी जो भी ये मांग रहे हैं वो सारी चीज़ें हो जाए, जो इनकी इच्छा है वो सब कुछ इनको मिल जाए। अब ऐसा कोई कभी भी नहीं होता।
अब वही इच्छाओं की वजह से ये हमेशा ऐसे इंसान को चूज़ करते जिनको इनको देख के लगे हाँ ये मेरे इस मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं, इस चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। सबकॉन्शियसली होता है ये। अब लोगों को ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वो इस इंसान को चूज़ क्यों कर रहे हैं। वो सबकॉन्शियसली चीज़ें होती है। कॉन्शियसली भले ही आपने ऐसा ना सोचा हो कि ये मटेरियलिस्टिकली चीज़ें करे, बट आप उनके लुक्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट रहोगे, आप उसे सामने वाले के ऐसे चीज़ों पे अट्रैक्ट ज़्यादा होगे जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है रिजल्ट देगा, लेकिन आप उन चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे। शुरू की बात कर रही हूँ मैं, जब तक आपको धक्का ना लगे। तो फिर आपको उसके बाद रियलाइज़ होगा कि नहीं ये तो प्यार था ही नहीं, तो आपको फिर धक्का लगता है, फिर आपको समझ में आता है और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आप चूज़ ही गलत इंसान कर रहे हो। तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात कि ये कन्फ्यूजन देता ही है क्योंकि आपने चूज़ ही, पॉइंट क्या है ना कि ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देता है कि आपका अप्रोच ही गलत होता है। आपके सबकॉन्शियस पैटर्न में एक ऐसा अप्रोच सेट होता है जहाँ पर आप वो चीज़ें ढूंढ रहे हो प्यार में जिसको लेकर आपको प्यार का सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल सकता। आपको वहाँ पर हमेशा आप उसी के वजह से चूज़ भी गलत पार्टनर करोगे और आपको उसमें फंसना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये पार्टनर्स रॉन्ग चूज़ करते हैं, लेकिन क्या ये खुद चीटिंग करते हैं? अब यहाँ पर ना सिर्फ राहु शुक्र के कॉम्बिनेशन से एक्चुअल में ये लोग चीटिंग करते हैं ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये योग अपने आप में ये नहीं बनाता कि इंसान चीटिंग करेगा। ये गलत चूज़ करता है पार्टनर क्योंकि ये इनके थॉट्स वैसे हो जाते हैं गलत चूज़ करने के, ठीक है, राइट अप्रोच ना होने के कारण। लेकिन ये खुद चीटिंग करेंगे कि नहीं ये चंद्रमा डिसाइड करता है। यानी अगर राहु शुक्र चंद्रमा के साइन में हो, कैंसर साइन में, या फिर चंद्रमा कहीं पर भी इनसे कनेक्टेड हो जाए, या तो ट्राइन में या तो इनके साथ बैठ जाए, तब ये योग बनता है कि ये इंसान भी चीटिंग करेंगे, यानी ये इंसान के भी अफेयर्स होंगे जिसके चार्ट में ये बनती है तब। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि क्या होता है कि इसलिए मैं बोल रही हूँ चंद्रमा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा इनके साथ बैठे तो ही। अगर चंद्रमा मान लो यहाँ पर भी है, नहीं, अब जैसे यहाँ पर है तो राहु का एस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो अब चंद्रमा क्या यहाँ पर दृष्टि दे रहा है? नहीं, पर चंद्रमा कहीं पर भी गुरु से कनेक्टेड नहीं है। अगर चंद्रमा गुरु से कनेक्टेड हो जाए तो यहाँ पर, और गुरु अगर बलवान हो और अगर मान लो गुरु के साथ बैठा हो तो फिर ये चीटिंग तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा है, गुरु का कोई एस्पेक्ट नहीं है, ना बैठा हुआ है ना स्ट्रांग है, फिर राहु की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। पर अगर मान लो कि राहु की कॉम्बिनेशन मतलब चंद्रमा यहाँ पर हो और राहु ना देख रहा हो, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी अगर ये गुरु से कनेक्टेड नहीं है लेकिन पीड़ित है, जैसे शनि देख रहा हो, ये शनि बैठा हो, मंगल हो, तो गुरु के बिना अगर कोई और प्लैनेट हो जो इसके साथ हो, तो फिर भी चंद्रमा का, अगर चंद्रमा पीड़ित भी हो कुंडली में, भले ही वहाँ पर राहु और शुक्र से कनेक्टेड हो या ना हो, तो भी ये कॉम्बिनेशन बनता है चीटिंग का। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब मैंने राहु शुक्र की बात की तो ये गलत पार्टनर चूज़ करते हैं, ये तो बात सही है, बट इनको सबसे बड़ा धोखा भी तब मिलता है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत बड़ा धोखा मिला होता है प्यार में, उनका राहु चौथे भाव में ज़रूर होता है। मतलब उनका ऐसे ज़रूरी नहीं है, और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, पर राहु जब चौथे भाव में होता है और फिर अगर कहीं से भी शुक्र से कनेक्टेड हो तो ये बहुत बड़ा धोखा किसी से मिलना होता है, वो दिखाता है प्यार में। अब ये तो एक चीज़ है कि आपने यहाँ पर देखा कि मंगल भी अगर यहाँ पर कनेक्ट करे चंद्रमा के साथ तो ये और ज़्यादा एक्सट्रीम जाने का कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो आपने देखा कि चीटिंग के जो योग है अब यहाँ पर तभी होते हैं जब चंद्रमा का भी साथ हो जाए इसमें। मतलब अगर चंद्रमा बलि बैठ जाए और गुरु के साथ हो तब हम नहीं कह सकते हैं ऐसा, तब पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर क्योंकि चंद्रमा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ राहु शुक्र देख के आप नहीं बोल सकते कि ये इंसान चीटिंग करेंगे जब तक चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट ना आ जाए। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो आप ये कह सकते हो ये इंसान की जो
जो चुनाव होता है ना वो सही नहीं होता। मतलब इनके लाइफ में ऐसे लोग मतलब अट्रैक्ट करेंगे पार्टनर्स जो इनके लिए सही नहीं होंगे। तो इनको हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जिनको भी चुने बहुत ही सोच समझ कर और एक ऐसे पर्सपेक्टिव पे चुने जहाँ पर मटेरियल या फिजिकल लेवल पे ना चुने। ये उनके उस इंसान के अंदर क्या है, भले ही अपना मन मारना पड़ जाए कुछ टाइम के लिए फाइन, बट उनको ऐसे लोगों का चुनाव करना चाहिए जो भले ही उनको पसंद ना हो, ना अच्छे लगते हो, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं जो लिटरली एक बहुत अच्छे इंसान में होते हैं। ऐसे इंसान को चूज़ करना चाहिए अपने मन को मार कर भी, ठीक है, तभी बेटर रिजल्ट मिलता है। हालांकि ये मुश्किल होता है इस कॉम्बिनेशन में, बट यहाँ पर एक और चीज़ है जो मुझे बताना था कि बुध बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कॉम्बिनेशन में। वो इसलिए क्योंकि लक्ष्मी पति जो है, ठीक है, वो वही एक तरह से फाउंडेशन बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं शुक्र का। यानी अगर बुध किसी के कुंडली में जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो, पर अगर बुध बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। यानी आपको देखना है कि बुध जो है आपके कुंडली में जिनके भी चार्ट में बन रहा है स्ट्रॉन्ग है कि नहीं और अच्छा है कि नहीं। अगर अच्छे से मतलब है ओन साइन में होना, मित्र साइन में होना, मित्र के साथ, और आसपास ना ऐसे प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए जो इनको मैलेफिक बनाए, बिकॉज बुध का नेचर बहुत ऐसा होता है कि जिसके साथ बैठता है उसी की तरह व्यवहार करता है। तो बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, उच्च का हो या ओन साइन में हो, बट अच्छे से प्लेस्ड हो। खास करके बुध के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ कौन बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बुध बली है, बुध बहुत स्ट्रांग है, तो ये और योग कारक हो कुंडली के लिए, तो ये कुंडली में ये रिजल्ट जो है ना राहु शुक्र का, ये आपको अच्छा देगा, इसका फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। और स्पेशली अगर दृष्टि दे दे तो, या फिर यहाँ पर अगर दृष्टि ना भी दे बट अच्छा बैठा है, ठीक है, कुंडली में है, तो भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। पर अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर ऐसा ना भी है तो भी एक रेमेडी है जो करनी चाहिए हर किसी को। अगर किसी का राहु शुक्र का ऐसा युति बनता हो, ठीक है, इस तरीके से कहीं पर भी ट्राइन में या लग्न में बनता हो, तो ये ज़रूर एक चीज़ करना चाहिए कि राम जी की पूजा करनी चाहिए। यानी आपको नारायण की पूजा करनी है और उसमें भी राम जी का जो रूप है ना, स्वरूप, उनकी पूजा करनी चाहिए। और स्पेशली जो रामचरितमानस होता है, रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ होती हैं, डेली आपको मिनिमम एक चौपाई या एक लाइन भी आप अगर पढ़ पाओ तो आपको पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा रामचरितमानस हर दिन पढ़ो, पर एक चौपाई भी अगर पढ़ पाओ तो वो भी काफ़ी है। लेकिन आपको कम से कम हर दिन रामचरितमानस का कुछ चौपाई पढ़ना चाहिए जब आपके पास ऐसा कॉम्बिनेशन है। ये आपको आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है, जो कि रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, उससे बचाता है। और अगर बुध स्ट्रांग है तो ये ऑटोमेटिकली आपको अच्छा रिजल्ट देता है, उनसे बचाता है। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो यहाँ पर जो मैंने कहा बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं राहु शुक्र को लेके, लेकिन जो एक चीज़ है जो मैंने कही नेगेटिव भी है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये एक और चीज़ सोचने वाली बात है कि जब हम ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं मैं तो नहीं सोचता ऐसा, पर क्या होता है ना कि आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप ना सबकॉन्शियसली वही सोचकर तब कोई पार्टनर चूज़ करते हो। आपको कौन पसंद आ रहा होता है ना, ये आपके सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा फीड होता है। आपको भले ही लग रहा हो कि नहीं मैं तो इसके एबिलिटीज़ को देखूँ, बट अगर आप गौर करोगे ना, आप सिर्फ शांत से बैठोगे तो आप समझ पाओगे कि क्या सच में आपने क्या देखकर सामने वाले को चूज़ किया था। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि एक और चीज़ है कि ये कॉम्बिनेशन में कई बार क्या होता है ना कि भले ही आपने चूज़ ना किया हो पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर्स ने ही किया हो, बट कई बार आप मतलब क्योंकि भाग्य की वजह से आपको ऐसे ही लोग मिल जाते हैं जिनके साथ आपका संपर्क हो जाता है, जहाँ पर आपको ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जहाँ कोई आपके साथ चीटिंग करे। इसीलिए उन सिचुएशन से भी बचने के लिए मैंने जो कहा कि आपको राम जी की पूजा करनी है।